और मेरे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पंकज शर्मा और राजकिशोर तिवारी। सभी का स्वागत। पंकज जी बड़े दिनों बाद आए। आज पंकज जी आप ही से शुरू करेंगे। पंकज जी, पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांग्रेस में है नहीं और बड़बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं, पर वो कांग्रेस की तरफ से ऑफर दे रहे हैं। कह रहे कांग्रेस नीतीश कुमार जी को सम्मान देगी, बाद में वो एनडीए में नहीं रहेंगे। आप कैसे देखते हैं पंकज जी इसको? ये बात सही है कि पप्पू यादव की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक तो वो अधिकृत नहीं है, दूसरे देखिए टिकट बंटवारे के वक्त हर राज्य में हर बार करीब करीब ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार में ये हो रहा है। ठीक है, ये सही है कि इस बार बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देने की जैसी ललक राजनीतिक दल के लोगों में दिख रही है, वो अद्भुत है। परिवारवाद को लेकर भी इस बार जो तू डाल डाल तो मैं फाट फाट वाला माहौल था, वो भी हम सबने देखा। नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये नीतीश कुमार बेहतर जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस उनको कोई आमंत्रण दे रही है या आने वाले दिनों में भी देगी। और अभी कांग्रेस भी इस स्थिति में है कि वो जिन 61 सीटों पर लड़ रही है, जैसे आपने बताया 12 सीटें ऐसी हैं महागठबंधन की जिनमें आपस में भी लड़ाई है, तो अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। एक बार नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, फिर देखिए कैसी तस्वीर उभरती है। पप्पू यादव चूंकि एक घनघोर राजनीतिक प्राणी है और इस वक्त कुछ जरूरत से ज्यादा सक्रिय है, इसलिए वो अपनी सियासती दांवपेच फेंक रहे हैं मैदान में, लेकिन अभी इन बातों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की। ओके, लेकिन थियोरेटिकली पंकज जी इस पर चर्चा इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए आपको भी पता है पहली बार बीजेपी और जेडीयू 101 लड़ रहे हैं और सारे विरोधी दल यही कह रहे हैं कि बीजेपी तो 142 पर लड़ रही है क्योंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। आपको लगता है अगर बीजेपी अपना सीएम बनाएगी नीतीश जी मानेंगे, स्वीकार करेंगे उसको? और अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर वो? देखिए, ये एक बड़ा पेचीदा मामला है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बार किनारे करना चाहती है, लेकिन वो गले की फांस है, उनके बिना अभी काम नहीं चल रहा है, इसलिए उनको सामने रखा हुआ है। चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार की स्थिति क्या होती है क्या नहीं होती है, ये इस पर निर्भर करेगा कि जनता दल यूनाइटेड की सीटें कितनी आती हैं। 101 सीटों पर वो लड़ भले रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इस बार बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट भी इस बार बहुत कम रहने वाला है, पिछली बार की तरह नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि दोनों की मिलकर इतनी सीटें आएंगी कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, और जब सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे तो अपने आप बहुत से विवाद समाप्त हो जाएंगे। सरकार बनाने की स्थिति में जो भी गठबंधन आएगा उसके खिलाफ जो भी गठबंधन होगा वो अपने आप ही एक तरह से जिसको कहते हैं कि बिखर जाएगा आगे चलकर। तो अभी बहुत जल्दी है ये कहना, और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की एज नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जमीनी सच्चाई कुछ और है। कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, मुझे नहीं लगता कि कांटे की टक्कर है। इस वक्त महागठबंधन की बावजूद, उनकी तमाम कमियों के बावजूद एज है, वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू से आगे है। नीतीश कुमार की छवि बहुत खराब हो चुकी है, उनमें किसी का विश्वास नहीं रह गया है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, उनको खुद हाशिए पर धकेलना चाहती है। तो आने वाले दिन उनके लिए बहुत चुनौती के हैं। पंकज जी इशारे कर रहे हैं, थोड़ा खुलकर बोलिए ना पंकज जी, आपको क्या लग रहा है? जैसे मान लीजिए आपने कहा बीजेपी जेडीयू को बहुमत नहीं आएगा, एनडीए को बहुमत नहीं आया, चलिए मान लिया नहीं आया, और दूसरी तरफ जो गठबंधन है मान लीजिए उसको भी नहीं आया और बीच में कहीं फंस गया मामला, तो रीअलाइनमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता पंकज जी? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, रीअलाइनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। इस वक्त बहुत से कई घटक दल एनडीए के ऐसे हैं जो आगे चलकर रीअलाइनमेंट की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, और इस वक्त महागठबंधन में भी ऐसे दल हैं कि जिनकी अगर कुछ थोड़ी बहुत ऐसी सीटें गिनी भले आए, लेकिन वो भी रीअलाइनमेंट में दूसरे पक्ष में जा सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इस बार मामला पेचीदा है, फंसा हुआ है। महागठबंधन की मुझे एज दिखाई दे रही है और एनडीए की एज नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई गठबंधन सरकार आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के शासनकाल में हमने देखा है कि जमीनी सच्चाई कुछ और दिखाई देती है, और पता नहीं बाद में टोपी में से खरगोश किस किस रंग के निकल आते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है कहना।
आने दीजिए नतीजे जब 14 नवंबर के आसपास थोड़ी सी स्थितियां स्पष्ट होंगी। मेरे ख्याल से नवंबर में 8-10 तारीख तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। इस वक्त निश्चित तौर पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल वाले गठबंधन की एज है, वो आगे है। ठीक है, ओके। अब किशोर तिवारी, राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर जरा बताइए, आपको क्या लगता है, ये पप्पू यादव के ऑफर में कुछ गंभीरता भी है या हवा हवाई है सब ऐसे ही? नहीं, देखिए, मैं पंकज जी की एक बात से तो सहमत हूं कि पप्पू यादव की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि इस बार एनजेपी साथ में है, स्ट्राइक रेट जेडीयू का बेहतर होगा। ठीक है पंकज जी, अब तो बताइए, देखिए राजकिशोर तिवारी ने खुलकर कह दिया, मैं भी चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार आई, आप इस पर खुलकर बोलिए, अगर एनडीए की सरकार आती है, बीजेपी अपना सीएम बनाती है, जैसा कि अमित शाह के बयान से लग रहा है, अब ये चिराग पासवान भी अमित शाह के बयान का समर्थन कर रहे हैं कि विधायक चुनेंगे, अगर ऐसा हुआ तो नीतीश जी क्या करेंगे पंकज जी? हाँ, नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्याएं पैदा करेंगे। वो आसानी से हाशिए पर जाने को तैयार नहीं होंगे और भारतीय जनता पार्टी इस बार उसका स्टेक बहुत बड़ा है। देखिए, ऐसा है कि जो ये चुनाव बिहार का जब खत्म हो जाएगा तो इस चुनाव के खत्म होने के बाद अगले लोकसभा के चुनाव तक 25 राज्यों में चुनाव होने हैं और बिहार का ये जो चुनाव है ये उन तमाम 25 राज्यों के चुनावों पर असर डालेगा। 4 राज्यों के चुनाव तो लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, लेकिन 21 राज्य ऐसे हैं जिनमें चुनाव उसके पहले होंगे 2028 तक। वो तमाम राज्यों में उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी कीमत पर बिहार की सरकार में आने की कोशिश करेगी और वो चाहेगी कि नीतीश कुमार नहीं, उनका अपना कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे राष्ट्रपति का चुनाव होना है 2027 में। अगर राज्यों का गणित गड़बड़ाता है तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी के सामने तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह दोनों ये बात जानते हैं और बिहार में किसी भी कीमत पर अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे। जब ऐसा होगा तो नीतीश कुमार इसको आसानी से बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, लेकिन जनता दल यू में अब नीतीश कुमार की स्थिति ऐसी नहीं है कि ऐसे किसी भी मौके पर जनता दल यू एकजुट रह पाए। मुझे आशंका इस बात की है कि ऐसे में जेडीयू हो सकता है और उसका एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो सकता है। ये स्थिति चुनाव के बाद स्थिति होगी। और मान लीजिए समय से पहले पंकज जी कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दे दिया कि भैया आ जाइए और आरजेडी भी मान गई कि आ जाइए, हम आपको सीएम बना देंगे, बीजेपी नहीं बना रही है तो? मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जिस तरह का स्वभाव है वो नीतीश कुमार को ऐसा कोई भी आमंत्रण देने से पहले 10 बार सोचेंगे और कांग्रेस पार्टी में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि नीतीश कुमार की मदद करके उनकी सरकार बनवाई जाए। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी आपके विश्लेषक पंकज शर्मा जी जो बोल रहे थे, बस मैं उनके लिए 2 लाइन बोलूंगा। देखिए, ड्राइंग रूम में बैठकर विश्लेषण करना, आप विश्लेषक हैं, आपके प्रति मेरे मन में सम्मान का भाव है और मैं आपकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन आपने जो 2-3 बातें कही कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता खत्म हो गई है, जेडीयू टूट सकती है, ये कहां से विश्लेषण निकाल लिया? आइए कभी बिहार घूमिए, बिहार की फिजाओं में तैरती नीतीश कुमार जी की सुगंध को महसूस कीजिए, तब ना विश्लेषण निकाल कीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड, अब रुक जाइए, जरा पंकज शर्मा और राजकिशोर तिवारी मेरी मदद करिए, क्योंकि जनता तक गलत तथ्य नहीं जाना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं 1995 से लेकर और आज तक 35 साल में आरजेडी ने इकलौती पार्टी है, अकेले सरकार बनाई है। 95 का रिजल्ट मैंने बता दिया, जनता दल बहुमत के करीब थी, लेकिन वो जनता दल थी, आरजेडी नहीं थी। ये 2000 का सन 2000 में जो चुनाव हुआ था उसका रिजल्ट भी बता रहा हूं। पंकज जी सर आप भी बताइएगा, तब भी 324 सीटें थी, आरजेडी को 124 सीटें मिली थी 324 में से, यानी अपने दम पर 2000 के चुनाव में आरजेडी को बहुमत नहीं मिला था। और उसके बाद 2005 में तो आपको पता ही है क्या हुआ था, नीतीश कुमार 2005 से आज तक मुख्यमंत्री हैं, हालांकि गठबंधन में है वो भी, अकेले कभी अपने दम पर उन्होंने भी बहुमत हासिल नहीं किया। लेकिन पंकज जी क्या यह कहना सही है कि आरजेडी ने अपने दम पर सरकार बनाई है बिहार में, इकलौती ऐसी पार्टी है?
नहीं, ये कहना सही नहीं है, लेकिन तकनीकी तौर पर चूंकि वो ये तर्क दे रहे हैं कि जो जनता दल था वो राष्ट्रीय जनता दल बना और जो समता पार्टी थी वो जेडीयू बनी, तो उस आधार पर तकनीकी तौर पर हो सकता है कि ये तर्क मान लिया जाए, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने बूते पर सरकार बनाई। अब इस बार भी हाँ। इस बार भी जो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने बूते पर बहुमत में आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 85% स्ट्राइक रेट हो तो राष्ट्रीय जनता दल अपने बूते पर बहुमत में आ सकता है। अगर 85% स्ट्राइक रेट आरजेडी का होगा तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की सीटें भी 85% स्ट्राइक रेट के हिसाब से 51-52 सीटें आ जाएंगी। ये एक असंभव सी स्थिति लगती है। इस तरह की बातें चुनाव के वक्त पर राजनीतिक दल करता है, लेकिन इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। पंकज जी, क्या कांग्रेस और आरजेडी का ये जो हाल है इस महागठबंधन का, इसे देखकर ये संकेत नहीं मिलता कि पूरी, और हम तो ये भी सुन रहे हैं कि कोई बातचीत भी नहीं हो रही है, अब तो टॉप लीडरशिप में बातचीत भी टूट चुकी है। ऐसे में प्रवक्ताओं के ये जो बयान आ रहे हैं, पप्पू यादव को एक तरह से कांग्रेस का प्रवक्ता ही मान लीजिए आप, कांग्रेस की तरफ से ही बोलते हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस गठबंधन धर्म निभा रही है, फैसला ले लेना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी बैठे, वो कह रहे हैं आरजेडी अकेले सरकार बना सकती है। क्या संदेश जा रहा होगा? पंकज जी, आप कह रहे हैं महागठबंधन आगे है। मैंने कहा ना कि इस तरह की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं। ये बात सही है कि महागठबंधन में कुछ दिक्कतें हों और बीच में थी, अभी भी हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उसने भी उस तरह गंभीरता और परिपक्वता से शायद काम नहीं लिया, और स्थानीय स्तर पर बिहार में कांग्रेस की तरफ से जो लोग कर्णधार थे उनकी तरफ से भी कई खामियां इसमें रही, और इसकी वजह से महागठबंधन में टिकट बंटवारे के समय पर बहुत सी दिक्कतें पैदा हुई हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके महागठबंधन इस वक्त एनडीए से काफी आगे है। उसके अपने कारण हैं। उसका कारण यह है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता की कोई आस्था नहीं रह गई है। दूसरा कारण सबसे बड़ा यह है कि नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में इस बीच पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बहुत कमी आई है, और चूंकि वही चेहरा है बिहार के चुनाव का और कोई चेहरा है नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट भी इस बार बहुत कम रहने वाला है। नीतीश की वजह से भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र भाई मोदी की कम लोकप्रियता की वजह से जनता दलियों को नुकसान होगा। अच्छा। और दोनों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। ठीक है पंकज जी, एक सवाल और, ये महागठबंधन में ये जो इस समय गांठ पड़ी हुई है, ये इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कांग्रेस क्यों नहीं तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट कर देती, जब क्लियर वही है कि वही नेता है? तो देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय जनता दल चूंकि सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहा है महागठबंधन में, तो वो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर भी आएगा, और जो सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आएगा उसी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसमें अलग से कहने की कोई बात नहीं है। अब ये एक तकनीकी अनिवार्यता है कि चुनाव के दौरान ये कहना कि फला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, ये कायदे से उस व्यवस्था के प्रतिकूल है जिसमें हमारे संविधान ने ये तय किया है कि चुनकर आने वाले विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे और वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सिर्फ एक तकनीकी सी बात है। तो फिर हम ये एनडीए से सवाल क्यों पूछते हैं कि नीतीश जी को सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, जब आप कह रहे हैं विधायक ही चुनेंगे? वही बात तो अमित शाह ने कही है। तो फिर आप हम ये असेस क्यों कर रहे हैं कि वो नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे? मैं तो मानता हूं कि अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा शुरू से साफ है। उनकी ये नियत शुरू से साफ है कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार को चूंकि हटाया नहीं जा सकता है, इसलिए उनका इस्तेमाल करना है और चुनावों के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, राजकिशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ।